Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA Harsh Sompura. So, as of now, previously हमने जितने वीडियोस किए हैं CMA फाउंडेशन के अकाउंटिंग फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के जो वीडियोस किए तो उसके अंदर हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। तो इस वीडियो के साथ मैं चैप्टर नंबर 1.4 स्टार्ट कर रहा हूँ। वो भी एक 11th स्टैंडर्ड का एक बेसिक है। बट कई बार ऐसा होता है कि आपने लॉजिकली बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड नहीं की होती, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स उस पर्सपेक्टिव से भी देखना। देखो, अगर आपको ये सारे चैप्टर्स आते भी है ना, तो भी 1.5 की स्पीड पे देखना बहुत जरूरी है ये सारे चैप्टर्स, ताकि जितनी भी चीजें आपने अभी तक नहीं की है वो सारी चीजें भी एक बार क्लियर हो जाए आपके लिए। ठीक है, तो इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। डन, चलो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। दिस विल मेक मी मोटिवेटेड एंड टू हेल्प यू। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। 1.4 अकाउंटिंग साइकिल, एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शंस एक्सेट्रा। अकाउंटिंग साइकिल आपको स्टार्ट करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग साइकिल? ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल एक साइकिल होती है। क्या होती है ये चक्कर? साइकिल होता है। साइकिल का मतलब क्या होता है कि पूरा एक ट्रांजेक्शन जो होता है वो कहाँ कहाँ होके कौन सी जगह होते हैं, लास्ट उसका डेस्टिनेशन है। साइकिल मतलब ही होता है ना साइकिल। कोई भी एक साइकिल होती है, इकोनॉमिक साइकिल आपने समझ ली होती है, बिजनेस एनवायरनमेंट की साइकिल, बहुत सारी। तो नॉर्मली आपको क्या समझना है, अकाउंटिंग साइकिल मतलब क्या? कोई एक ट्रांजेक्शन हुआ, कोई एक ट्रांजेक्शन इवेंट में से कोई भी इवेंट हुई, उसको रिकॉर्ड होने के बाद उसका लास्ट डेस्टिनेशन क्या होता है, वो पूरी प्रोसीजर को क्या माना जाता है? अकाउंटिंग साइकिल। तो वो पूरी प्रोसीजर को समझना जरूरी है अकाउंटिंग को समझने से पहले। ठीक है, तो वही उन्होंने प्रोसीजर समझाई हुई है कि आपको पहले क्या करोगे, किस तरह से रिकॉर्ड करोगे, वो सारी एक प्रोसीजर आपको समझाई हुई है। और वो प्रोसीजर जब आपको समझ आ जाएगी ना, तब आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली एक ट्रांजेक्शन की इम्पैक्ट कहाँ कहाँ तक जाती है। देखो, आपको लगता है कि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एकेडमिक परस्पेक्टिव, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों समझने की जरूरत है, पर एक्चुअली नहीं है ऐसा। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके ये बेसिक्स वीक रह जाते हैं, तो जब आप कंपनीज में जाते हो ना, तब आपको जब एक फंडामेंटल इश्यूज आ जाते हैं ना एंट्रीज के अंदर, तब आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाते। तब आप वो इश्यू को एड्रेस ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपको फंडामेंटली वो बेसिक पता ही नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ पे इफेक्ट करती है अल्टीमेटली। वो चीजें पता ही नहीं है आपको। तो फिर आप वो फंडामेंटल इश्यूज को एड्रेस कैसे करोगे? वो फंडामेंटल इश्यूज जो है उसको रेक्टिफाई कैसे करो? एड्रेस ही नहीं कर पाओगे तो रेक्टिफाई कैसे करोगे? इसी वजह से ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमें पहले ये सीखना है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल मतलब क्या? एक ट्रांजेक्शन हुआ, उसकी अल्टीमेट इफेक्ट कहाँ तक जाती है, वो सारे स्टेजेस और वो सारी चीज को समझना। तो ये साइकिल का जो चार्ट है वो मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज द ट्रांजेक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना मतलब कोई इवेंट हुई। इवेंट का मतलब क्या? इवेंट कैसी होती है? मॉनिटरी भी होती है, नॉन मॉनिटरी भी होती है। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, मनी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम ऐसे ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनिटरी टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है ना? तो इवेंट, कोई भी इवेंट हुई, तो अब वो इवेंट के अंदर कौन सी ऐसी इवेंट है जो मनी मेजर कर पाते हैं हम लोग, तो वैसे वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो। कौन सी ऐसी इवेंट है वो मनी मेजरमेंट नहीं कर पाते, तो ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो वैसे ट्रांजेक्शन को आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो आइडेंटिफाई करो कि कितने कितने ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो आपको रिकॉर्ड करना जरूरी है, मनी मेजरमेंट टर्म्स में आप रिकॉर्ड कर पा रहे हो, तो उसको रिकॉर्ड करो। वो सारे इंपॉर्टेंट वाले ट्रांजेक्शन को पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है। पहला स्टेज अकाउंटिंग का यही है कि आपको ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करते हो? जर्नल एंट्री करते हो। आई होप सो 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा होगा जर्नल एंट्री। एक डेबिट, एक की डेबिट इफेक्ट होती है, एक की क्रेडिट इफेक्ट होती है। ठीक है, आई होप सो ये पता होगा आपको। जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से दिखती है। अगर आपने परचेस किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर, या तो कैश अकाउंट क्रेडिट, ऐसी जर्नल एंट्री होती है। तो रिकॉर्डिंग डायरेक्ट ट्रांजेक्शन इन जर्नल। आपको क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करो ट्रांजेक्शन की, हाँ भाई परचेस का ट्रांजेक्शन हुआ। ये पूरा ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपको बताता हूँ। एक ट्रांजेक्शन आपने, सपोज आपने कैश परचेस किया, ऐसा मान लेते हैं, तो पहले आइडेंटिफाई किया ट्रांजेक्शन को। हाँ जी, पहले मैंने आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये ट्रांजेक्शन मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए, मॉनिटरी टर्म्स में मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, 5,000 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ। तो फिर मैंने क्या किया, वो रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्री की उसकी। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 5,000 रुपए मैंने लिख दिया। ठीक है, 5,000 रुपए मैंने लिख दिए। अब ये 5,000 रुपए लिखे मतलब मैंने जर्नल एंट्री कर दी उसकी।
जर्नल एंट्री करने के बाद हम क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग का मतलब क्या, ये जितनी भी परचेज है, ये परचेज परचेज अकाउंट में मैं उसका पोस्टिंग करूंगा, एंड कैश जो है वो कैश अकाउंट में उसका पोस्टिंग करूंगा। सिंपल है, उसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग मतलब क्या, आपको हर एक पर्टिकुलर एक ट्रांजेक्शन के लिए, हर एक अकाउंट, जितने भी आपने अकाउंट ओपन किए हैं लेजर पोस्टिंग में, जितने अकाउंट आपने क्रिएट किए वो सारे अकाउंट के लिए एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो वहां पे उसकी लेजर पोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो पहले जर्नल एंट्री करोगे, फिर उसके बाद ये परचेज अकाउंट की डेबिट पे कैश लिखोगे, और कैश अकाउंट की क्रेडिट पे बाय परचेज लिखोगे, उसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग करने के बाद आप क्या करते हो, वो लेजर्स को टेम्पररीली क्लोज करके एक ट्रायल बैलेंस बनाते हो। आई होप सो ट्रायल बैलेंस पता होगा। ट्रायल बैलेंस होता है आपको, जिसका यूज करके आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो। तो पहले अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बोलते हैं उसको। सबसे पहले एक अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हो। उसका मतलब क्या, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, सर आप ये बोल रहे हो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मतलब क्या होता है। नॉर्मली आपने जो लेजर पोस्टिंग की है, अभी तक जो लेजर पोस्टिंग आपने आइडेंटिफाई की है ना, वो आइडेंटिफाई की हुई लेजर पोस्टिंग को कंसिडर करो, और उसका यूज करके आप सीधा एक ट्रायल बैलेंस बना दो। उसका यूज करके सीधा एक ट्रायल बैलेंस आप बना लो, और उसके अंदर आप पहले देख लो कि क्या ये टैली हो रहा है, कितना सही है कितना गलत है, वो अभी देखने की जरूरत नहीं है। तो इसी वजह से उसको बोलते हैं अनएडजस्टेड। आपने कुछ एडजस्ट वेडजस्ट कुछ नहीं किया है, आपने अभी तक जो लेजर पोस्टिंग की थी उसका यूज करके सीधा टेम्पररी एक ट्रायल बैलेंस बना दिया। इसी वजह से उसको बोलते हैं अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। फिर उसके बाद जो ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके बाद आप आइडेंटिफाई करते हो कौन से अकाउंट में क्या कुछ गलती है कि नहीं है। अगर गलती है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट एंट्री करें। उसके लिए क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट एंट्री। अब आप बोलोगे सर ये एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है। कई बार ऐसा नहीं होता कि आपने वेजिस पे किया है 5,000 रुपए, कई बार ऐसा नहीं होता आपने 5,000 रुपए वेजिस पे किया है, लेकिन अभी भी पूरे साल का वेजिस तो 6,000 था, 1,000 पे करना बाकी है। तो आप क्या करते हो, आउटस्टैंडिंग वेजिस करते हो ना, तो वो क्या हुआ, एडजस्टमेंट एंट्री हुई। वो क्या हुई, एडजस्टमेंट एंट्री हुई। तो पहले हमने जो जो चीजें हमने अकाउंट बनाए थे उसको टेम्पररीली क्लोज करके एक ट्रायल बैलेंस बनाया। फिर हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे कि भाई ईयर एंड के ऊपर कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जो अक्रू हो चुके हैं पर हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो उसको बोलते हैं, वो एडजस्टमेंट एंट्री हमें करनी पड़ेगी। वो एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद एक और ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, वो होता है ड्राफ्टिंग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। पहले अनएडजस्टेड था, अब वो एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद, वो एडजस्टमेंट की एंट्री करने के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाता है। क्या बन जाता है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाता है। वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम क्या करते हैं, बुक्स को एक्चुअली क्लोज करते हैं। पहले मैंने क्या बताया था, टेम्पररीली मैं क्लोज करके एक ट्रायल बैलेंस बना दूंगा। टेम्पररीली क्लोज कर रहा हूं, उसका ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, फिर भी देखूंगा क्या एडजस्टमेंट एंट्री की जरूरत है, तो एडजस्टमेंट एंट्री करूंगा। एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनूंगा। वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मैं सीधा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने का सोचूंगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना मतलब क्या, सीधा फाइनल अकाउंट्स पे मूव ऑन करना। और फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट देखो, ड्राफ्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्राफ्ट करना मतलब क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, ये तीन अकाउंट आप प्रिपेयर, ये तीन चीज आप प्रिपेयर करते हो, है कि नहीं। तो आपकी ये पूरी प्रोसीजर है, ये सारी प्रोसीजर करने के बाद आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाता है कि नहीं। इतनी चीज होती है, देख लो। तो सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करते हो, उसको रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड करने के बाद लेजर पोस्टिंग करते हो। लेजर पोस्टिंग करने के बाद आप क्या करते हो, नॉर्मली ईयर एंड के ऊपर आप क्या करते हो, एक अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हो टेम्पररी बेसिस के ऊपर। वो टेम्पररी बेसिस के ऊपर जो ट्रायल बैलेंस आपने बनाया उसके ऊपर आप एडजस्टमेंट एंट्री करते हो। एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ड्राफ्ट करते हो, ड्राफ्टिंग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। फिर उसके बाद क्लोज ऑफ बुक्स ऑफ, आप क्लोजिंग कर देते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने बता दिया आपको क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाता हो, जिससे आपका पूरे साल का अकाउंट्स क्लोज होता है। तो ये आपकी एक अकाउंटिंग साइकिल है, इस तरह से ये मूव ऑन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कोर ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, चलो पहले पढ़ लेते हैं क्या है, देखो उसका ट्रांजेक्शन। होलिस्टिक अकाउंटिंग साइकिल का डेफिनेशन जो उन्होंने दिया है, होलिस्टिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रोसेसिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। रिकॉर्ड करना और उसको प्रोसेस करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोला है, देखो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं बोला है। फ्रॉम व्हेन ट्रांजेक्शन अकर्स टू इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू क्लोजिंग द अकाउंट। मतलब सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने से लेके उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट आएगी, लास्ट इफेक्ट उसकी क्या होगी, वो सारी चीजों को कंसिडर करता है। उसको क्या बोलते हैं हम, अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। सिंपल, जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। देखो ये सारी चीजें बहुत बड़ी बड़ी लिखी हुई है आपकी बुक के अंदर, वो सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैंने नोट्स में दिया है दैट इज फेयर इनफ,
उतना पढ़ लोगे, जस्ट गो थ्रू वंस विद दैट अकाउंट्स। एक बारी आप वो अकाउंट्स के थ्रू आप जा सकते हो, मतलब बुक की थियरी के थ्रू जा सकते हो, इतना ज्यादा भी इन डीप रीड करने की जरूरत नहीं, एक बारी रीड कर लो, दैट इज फेयर इनफ। और आपके पास नोट्स तो मैं जो दे रहा हूँ वो शेयर कर ही रहा हूँ टेलीग्राम के ऊपर, इतना फेयर इनफ है। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? नॉर्मली कोई भी ट्रांजेक्शन होता है ना, नॉर्मली एक अकाउंटिंग परस्पेक्टिव से आपको बताऊं तो कोई भी एक ट्रांजेक्शन जो होता है उसको आपको क्या करना पड़ता है, अ, तीन पर्सपेक्टिव होते हैं। कोई भी एक ट्रांजेक्शन होता है, अगर आपने बैलेंस शीट बनाई हो, अगर आपने बैलेंस शीट बनाई हो तो इस तरह से बैलेंस शीट दिखती है। बैलेंस शीट इस तरह से दिखती है। 11th स्टैंडर्ड में जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो यहाँ पे एसेट साइड यहाँ पे लिखा जाता है और यहाँ पे लायबिलिटी साइड लिखा जाता है कि नहीं? और आपको ये भी पता है कि असेट साइड का जितना टोटल होता है वही लायबिलिटी साइड का टोटल होता है कि नहीं? तो यहाँ पे आपको ये पता है लायबिलिटी साइड पे दो चीजें लिखी जाती है, कैपिटल और यहाँ पे अदर लायबिलिटी, ऐसा लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है कि नहीं? तो इसका टोटल और इसका टोटल दोनों का टोटल सेम होता है। इसी वजह से उन्होंने अकाउंटिंग एक इक्वेशन बनाई है। क्या अकाउंटिंग एक इक्वेशन बनाई है? वो इक्वेशन का नाम, वो इक्वेशन क्या है? उन्होंने बोला हुआ है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। वही हुआ ना, इसका टोटल जो होगा वही ये दोनों का टोटल होगा। तो उन्होंने वो इक्वेशन बना दी। देखो उन्होंने क्या इक्वेशन बनाई, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। अब इक्विटी का मतलब अल्टीमेटली तो क्या हुआ, कैपिटल ही हुआ ना। इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, सिंपल है, जिसमें कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस सारी चीजें आ जाती है। इसी वजह से ये दो नाम लिखे हो, बाकी अल्टीमेटली पर्पस तो यही है तो बताने का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एमसीक्यू। एमसीक्यू परस्पेक्टिव से ये आपकी इक्वेशन जानना आपको बहुत जरूरी है। उन्होंने बोल दिया है कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, या तो इक्विटी, सिंपल है, इक्विटी का दूसरा नाम ही कैपिटल है। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि कोई भी अकाउंटिंग इक्वेशन, कोई भी ट्रांजेक्शन, सिंपल सिंपल बता रहा हूं, कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसकी इंपैक्ट ये इज इक्वालिटी में ही आती है। उसकी इंपैक्ट क्या होती है? यही इक्वालिटी में आती है। अगर आपको एक ट्रांजेक्शन मुझे समझाना हो कि सर कैसे समझाएं कि ये इक्वेशन कैसे सेट हो रही है, तो आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिख के एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है, ऐसा लिखा मैंने। सपोज मैंने परचेस किया कोई भी गुड्स, क्या, सपोज मैंने परचेस किया कोई भी गुड्स, वो भी क्रेडिट परचेस किया। तो क्रेडिट परचेस किया इसका मतलब क्या, कि परचेस किया तो मेरे पास स्टॉक बढ़ा। परचेस करते हो तो स्टॉक आता है, स्टॉक बढ़ेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, स्टॉक बढ़ेगा तो मेरी एसेट्स बढ़ जाएगी, तो स्टॉक बढ़ेगा तो मेरी एसेट्स बढ़ेगी। तो यहाँ पे मैं एसेट्स मेरी 5,000 से इंक्रीज कर रहा हूँ कि मेरा स्टॉक बढ़ गया है। पर जैसे ही मैंने 5,000 का परचेस किया तो मेरी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर बढ़ जाएंगे ना आपके, क्रेडिट परचेस जो किया है आपने, तो 5,000 रुपये मुझे लायबिलिटी पे करना पड़ेगा फ्यूचर में, तो मुझे लायबिलिटी में 5,000 बढ़ाने पड़ेंगे। दैट्स इट। देख लो इक्वेशन इक्वल हो गया ना, 5,000 डेबिट, इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे 5,000 रुपये, इक्वेशन की राइट साइड के ऊपर 5,000 रुपये। ऐसा ही ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। कोई भी ट्रांजेक्शन उठा लो, उसकी अल्टीमेट इम्पैक्ट जो है वो इसी इक्वेशन में आपको रिवॉल्व होते हुए दिखेगी। दैट इज द रीजन वाई इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, दैट इज द रीजन वाई इसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन को उन्होंने ये दो तरीके से लिखा हुआ, ये जानना भी जरूरी है, एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से आपको ये जानना भी जरूरी है। क्या है? देखो, कैपिटल की जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं, जो कैपिटल लिखा हुआ है, कैपिटल में हम ऐसा ही लिखते हैं ना, ओपनिंग कैपिटल प्लस रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लिखते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, लॉस माइनस कर देते हैं, एंड लेस ड्रॉइंग, ऐसा लिखते हैं ना। बस ये जो चीज मैंने आपको बताई ना, वही चीज उन्होंने यहाँ पे लिखे, देखो, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी की जगह पे लायबिलिटी ही लिखा हुआ है, प्लस कैपिटल की जगह पे उन्होंने पूरी चीज लिखी हुई है, कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस नेट एक्सपेंसेस, मतलब क्या, ये नेट प्रॉफिट ही है, ये नेट प्रॉफिट ही है, ऐसा ही उन्होंने बोला है अल्टीमेटली। प्लस किया हुआ है नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट प्लस हो जाता है, माइनस ड्रॉइंग लिखा है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये पूरा कैपिटल ही है ना, कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस माइनस ड्रॉइंग। तो ये जो है कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग ही हो गया अल्टीमेटली। बस ये चीज को उन्होंने एक इक्वेशन बनाया हुआ है। तो जो जो चीजें माइनस में है वो इक्वेशन में उन्होंने क्या कर दिया है, इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे लेके गए। तो उन्होंने क्या लिखा, देखो, एसेट्स इज इक्वल टू जो माइनस में है ना, जो माइनस में वो लेफ्ट साइड पे चले गए।
असेट्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस प्लस ड्राइंग। क्या बोल रहा हूँ? एसेट्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस प्लस ड्राइंग इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। ये एमसीक्यू में आता है, ये एमसीक्यू में आता है। बहुत सारे बच्चे थोड़ा मिस्टेक कर जाते हैं, हालांकि आता होता है उनको, मैं मानता हूं कि आता है उनको, पर ये जब इक्वेशन आ जाती है ना तो उनको थोड़ा दिक्कत आ जाती है कि इसमें हम क्या लिखे। तो ये चीज थोड़ा जो मैंने समझाया ना वो थोड़ा ध्यान रख लेना कि एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस प्लस ड्राइंग इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। डन। तो ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से, जो मैंने आपको बताया अकाउंटिंग इक्वेशन इतना थोड़ा याद रख लेना। ओके, ये थोड़ा रब कर देता हूं करंटली। आई होप सो आपको समझ आ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। डबल एंट्री सिस्टम। देखो भाई, डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखो, ये डबल एंट्री सिस्टम है ना, ये अकाउंटिंग सिस्टम का बेस है। मतलब अकाउंटिंग जो है वो ऐसा मानता है, अकाउंटिंग जो है ये डबल एंट्री सिस्टम जो है वो ऐसा मानती है कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन है उसकी डेबिट और क्रेडिट इंपैक्ट होती ही है। उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। क्या? उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है डेबिट एस्पेक्ट और दूसरा होता है क्रेडिट एस्पेक्ट। क्या होता है? एक होता है डेबिट एस्पेक्ट और दूसरा होता है क्रेडिट एस्पेक्ट। इसका मतलब क्या? उन्होंने ये बोला है कि कोई भी ट्रांजेक्शन उठा लो, कोई भी ट्रांजेक्शन ले लो, उसकी आप जब जर्नल एंट्री करोगे ना, उसकी आप जब जर्नल एंट्री करोगे तो जितना डेबिट होगा उतना ही अमाउंट का क्रेडिट होगा ही होगा, तभी जाके वो इक्वेट हो पाएगा। तभी जाके क्या हो पाएगा? वो इक्वेट हो पाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट, उन्होंने ये चीज बता दी है। तभी जाके वो इक्वेट हो पाएगा। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है? डबल एंट्री सिस्टम। उन्होंने क्या बोला है? डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम में उन्होंने क्या दिखा, देखो, इट इज एन अकाउंटिंग सिस्टम which recognizes the fact that every transaction has two aspects, debit and credit। डेबिट क्रेडिट का एस्पेक्ट होता ही है, उसको क्या बोलते हैं? डबल। अब डेबिट वर्ड कहां से आया? लैटिन वर्ड से डेबिटम। ठीक है, आपको तो सिर्फ ये याद रखना है, एमसीक्यू में, मे भी एमसीक्यू में पूछ ले, मे भी, हाँ, डेबिटम से आया है और क्रेडेर से आया है। लेटिन वर्ड क्रेडिट वर्ड कहां से आया है? जो क्रेडेर का वर्ड है एमसीक्यू में से, वहां से आया है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपकी डबल एंट्री सिस्टम में, डेबिट और क्रेडिट, ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट अभी रहने देते हैं, पहले हम ये जो चीज हमने पढ़ी है ना वो पहले बुक में से देख लेते हैं कि इतनी चीजें कितना, इसके कोई सम्स है तो वो पहले एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, अकाउंटिंग साइकिल एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड इक्वेशन। जस्ट अ सेकंड। चलो, तो पहले देख लेते हैं अकाउंटिंग साइकिल। देखो, ये सारी चीज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट, पूरा आपको मैंने समझा दिया है। ये रहा जो मैंने आपको समझाया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन से लेके पूरी जो 7 स्टेप है, ये 7 स्टेप ही उन्होंने आइडेंटिफाई करके उन्होंने दिए हुए हैं, देख लो। तो हमें इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो थ्रू विथ इट वंस। जो मैंने सारी चीजें बता दी है वही लिखी हुई है, ज्यादा कोई एक बारी से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको दिमाग में ये चीज प्रोसेस पता होनी चाहिए कि ये प्रोसेस कहाँ से कहाँ जाती है। ठीक है, फिर आता है चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। देखो, ये करंटली आपको करंटली आपको काम नहीं आने वाला चार्ट ऑफ अकाउंट और ये सारी चीज, पर है ना, जब आप जाओगे कंपनीज में तब आपको काम आएगा। आप सोचो कि एक कंपनी होती है, इनका लाखों करोड़ों का टर्नओवर होता है। अब ये करोड़ों का जो टर्नओवर है उसके अंदर ट्रांजेक्शन भी बहुत सारे होंगे, लाखों अकाउंट्स बनते होंगे। तो वो जो अकाउंट्स है उसका उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन होना चाहिए ना। आपको ये तो पता होना चाहिए ना, कोई भी एक अकाउंट मुझे फाइंड आउट करना है तो उसका एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि मैं इजीली आइडेंटिफाई कर पाऊँ वो अकाउंट, और उसकी जो एनालिसिस है वो जल्दी से मुझे मिल जाए। जब भी मुझे जरूरत है कोई भी अकाउंट की, या कोई भी अकाउंट में मुझे पोस्टिंग करना है या एंट्री करनी है, तो उसके अंदर मैं इजीली पहुंच पाऊं, उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे ये प्रोसेस को इजी बनाना पड़ेगा कि हाउ कैन आई फाइंड दैट अकाउंट इन एन इजी मैनर, सो दैट आई कैन मेक एंट्रीज इन एन इजी मैनर। ओके, तो मैं इजी मैनर में एंट्री कर पाऊं। ओके, तो वो चीज कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो इसी वजह से आया है चार्ट ऑफ अकाउंट एंड कोडिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है? चार्ट ऑफ अकाउंट जब भी मैं बोलूं, चार्ट ऑफ अकाउंट मतलब क्या? एक आपका इंडेक्स, इंडेक्स इन द सेंस आपकी जो बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं ना, उसका एक इंडेक्स होता है।
इंडेक्स इन द सेंस, सपोज यहाँ पे बताता हूँ, ये रहा, देखो नीचे उन्होंने बताया हुआ है, ये रहा, ये रहा आपका इंडेक्स। इसका मतलब क्या, देखो बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, नॉर्मली नॉर्मली इन बिजनेस, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में भी ऐसा ही होता है। जब आप जाओगे तो आपको नया नहीं लगेगा, इसको बोलते हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट। मतलब क्या, बहुत सारे देखो अकाउंट्स होते हैं, एसेट के अकाउंट होते हैं, लायबिलिटी के अकाउंट होते हैं, इक्विटी के अकाउंट होते हैं, रेवेन्यू के अकाउंट होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, ये सारे अकाउंट्स के रिलेटेड, एसेट्स के रिलेटेड जितने भी अकाउंट हो, मतलब एसेट्स है, तो बहुत सारी एसेट्स हो सकती है, मशीनरी हो सकता है, फिर आपके लिए प्लांट हो सकता है, लैंड हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है, बहुत सारी एसेट्स हो सकती है। तो अगर ये एसेट्स के लिए वो क्या करते हैं, ये एसेट्स के लिए वो लोग एक पोर्शन बना दिया उन्होंने एक, कि भाई 1000 से लेके 1999 तक एसेट्स अकाउंट को आप मार्क करोगे। मतलब 1000 से लेके 1999 तक आपके एसेट्स के अकाउंट होंगे, सिंपल एसेट। ये कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा, ऐसा नहीं है कि आपको 1000 से लेकर 1999 तक ही का। अब लाखों ट्रांजेक्शन है तो वो क्या कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि 1 लाख से लेके 199999 तक जो भी होगा ट्रांजेक्शन, वो कितना, वो किसका होगा, वो असेट्स का होगा। इट इज अप टू दैट पर्टिकुलर कंपनी, उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, वो कितने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना चाहती है। इट इज जस्ट दैट कि आप बाइफरकेट कर रहे हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप क्या कर रहे हो, बाइफरकेट कर रहे हो अकाउंट्स को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसको बोलते हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। करंटली आपके लिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कंपनीज में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसी वजह से थोड़ा आइडिया दे दिया कि जब आप कंपनी में जाओ तो आपको नया नहीं लगेगा। वो लोग अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, बाइफरकेट कर देते हैं ट्रांजेक्शन के हिसाब से, अकाउंट्स के हिसाब से वो नंबरिंग दे देते हैं कि जब आपको सपोज आपको रेवेन्यू अकाउंट्स में जाना है, रेवेन्यू अकाउंट्स में जाना है, तो सीधा रेवेन्यू अकाउंट्स में आपको पता होगा कि 4000 से लेके 4999 में ही रेवेन्यू वाले अकाउंट होंगे। तो फिर आप सीधा एनालिसिस के लिए जाओगे किसमें, 4000 से 499। दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये इजी बनाने के लिए चार्ट्स ऑफ अकाउंट होते हैं, बाकी कुछ इतना ज्यादा आपके इसके अंदर जानने की जरूरत नहीं है। जो मैंने जानने की चीज थी वो मैंने आपको बता दी। फिर भी आपको एक बारी गो थ्रू करना है तो जस्ट गो थ्रू विथ इट वंस। जो मैंने बताया वही चीज है, उसके आगे कुछ भी चीज नहीं है, इजी बनाने के लिए ही करते हैं। ओके, फिर मैंने जो बताया, इवेंट एंड ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग, एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है। इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन। इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन मतलब क्या, इवेंट का मतलब क्या, इवेंट कैन बी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। इवेंट होना मतलब बिजनेस में कोई भी इवेंट हो सकती है। सपोज एक डायरेक्टर रेजिग्नेशन दे दिया, डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया, तो वो कौन सी इवेंट हुई, नॉन फाइनेंशियल। उससे क्या पैसे गए, डायरेक्टर चला गया उससे थोड़ी पैसे जाएंगे, तो वो नॉन फाइनेंशियल इवेंट, वो इवेंट है। हाँ, अगर कोई परचेज भी मैंने किया, कैश परचेज किया, वो भी एक इवेंट है। इवेंट कैन बी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, इवेंट कैन बी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। बट जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, वो फाइनेंशियली होते हैं। ओके, तो ट्रांजेक्शन्स आप क्या करते हो, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। यही चीज यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, तो इवेंट जो होती है ना, इवेंट जो होती है वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है, लेकिन जो ट्रांजेक्शन होता है वो नॉर्मली फाइनेंशियल ही होता है। इसी वजह से वो ट्रांजेक्शन्स हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग रिजल्ट और पोजीशन रिकॉर्ड करने के लिए। पर नॉन फाइनेंशियल चीज हम रिकॉर्ड नहीं करते। बस आपको सिंपल सिर्फ ये दिमाग में ये चीज ही याद रखनी है कि इवेंट और ट्रांजेक्शन के बीच में बस इतना ही फर्क है। इवेंट्स में दोनों चीजें इंक्लूड होती है, ट्रांजेक्शन में फाइनेंशियल ही चीज इंक्लूड होती है। ओके, फिर आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। अकाउंटिंग इक्वेशन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, जो चीज मैंने वहां पे बताई है बस उतना ही आपको करना है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी सारी चीज बता दी है, उतना भी कर लोगे बहुत है। अभी भी बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ओके, देखो अकाउंटिंग इक्वेशन का एक सम भी दिया है उन्होंने, तो मैं पूरा सम आपको बता देता हूँ, पूरे सॉल्यूशन के साथ उन्होंने ही दिया हुआ है। एक्सप्लेन मैं करूंगा, आराम से हो जाएगा काम। ठीक है, देखो प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो हालांकि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट नहीं बनाने वाले, पर हाँ 2 मार्क के अंदर आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन की इंपैक्ट पूछ सकते हैं, एक ट्रांजेक्शन की इंपैक्ट। तो वो एक ट्रांजेक्शन की इंपैक्ट जानने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ ये प्रैक्टिस करके चले जाना है। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया है, तो उसका रिलेटेड क्या चीज दी हुई है। ठीक है, तो प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स फॉर जनवरी 2021।
जनवरी 2021 के रिलेटेड आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन की एंट्री क्या हो सकती है? फर्स्ट उन्होंने बोला है इन्वेस्टेड कैपिटल, इन्वेस्टेड कैपिटल इन द फर्म ₹20,000। ठीक है, इन्वेस्टेड कैपिटल, अगर किसी बंदे ने इन्वेस्ट किया कैपिटल, नॉर्मली अगर आप 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में जाके आओ, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है, नॉर्मली 11 12 स्टैंडर्ड से आप जाके आए हो, कॉमर्स फील्ड से हो, तो इसकी जर्नल एंट्री आपको आती होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस में कैपिटल आई, बिजनेस में क्या है, कैपिटल आई, पैसे आए, तो इसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सिंपल है, कैपिटल बढ़ती है तो कैपिटल क्रेडिट करते हैं हम, और कैश इंक्रीज होता है, कैश कम्स इन। ठीक है, तो कैश अकाउंट आया और कैपिटल अकाउंट आया, ठीक है ना, तो कैश और कैपिटल दोनों इंक्रीज हुआ। यहां से क्या हुआ, डिम्पल है कि कैश और कैपिटल दोनों इंक्रीज हुआ। इसी वजह से उन्होंने इक्वेशन में देखो, ये एक स्टेटमेंट ऐसे बनता है आपका, डेट लिखी जाती है जिसमें ट्रांजेक्शन एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस कैपिटल लिखा हुआ है उन्होंने, देख लो, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिखा हुआ है ना ये चीज। तो बस इसी साथ बताता हूँ, देखो इन्वेस्टेड कैपिटल इन द फॉर्म, तो देखो मैंने बताया था कि 20,000 रुपए से आपका एसेट्स भी इंक्रीज होगा। कैश कहाँ पे आता है, कैश कहाँ पे आता है, एसेट्स में आता है, तो इसी वजह से एसेट्स में उन्होंने 20,000 इंक्रीज किए हुए हैं और कैपिटल में भी 20,000 रुपए इंक्रीज किए हुए हैं। इक्वेट हो गया, दोनों साइड इक्वल हो गया, दैट्स इट। सेकंड ट्रांजेक्शन पे जाते हैं, उन्होंने परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम दास एंड कंपनी, क्रेडिट पे हमने गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज किए, तो नॉर्मली क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट होता है, स्टॉक आया, कुछ नहीं सोचना है, स्टॉक आया ना, तो स्टॉक क्या है, एसेट है, हाँ, तो एसेट इंक्रीज होगी, पर उसके साथ साथ मेरी लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि क्रेडिट पे परचेस किया तो दास एंड कंपनी को मुझे पे करना पड़ेगा। तो हाँ, दो चीज इंक्रीज हो गई, क्या हो गया, एसेट इंक्रीज हुआ एंड लायबिलिटी भी इंक्रीज हुआ। लिख देते हैं 2,000, देखो उन्होंने वही दिया है, देखो सेकेंड ट्रांजेक्शन में उन्होंने क्या किया, 2,000 रुपए से एसेट इंक्रीज किया और 2,000 रुपए से लायबिलिटी भी इंक्रीज किया। तो बस टोटल कितना इंपैक्ट हुआ, देखो अभी तक 20,000 प्लस 2,000 मतलब ये 22,000 हो गया, ऊपर से टोटल करते आ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ पे लायबिलिटी अभी तक 2,000 है, कैपिटल 20,000 है, तो अभी भी दो ट्रांजेक्शन के बाद भी हमारी इक्वेशन दोनों सेम है। देखो इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड के ऊपर एसेट 22,000 है और राइट साइड के ऊपर लायबिलिटी प्लस कैपिटल दोनों 22,000 है मिला के, बस वही चीज करनी है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है बॉट प्लांट फॉर, देखो अभी ऊपर में इक्वेशन का ट्रांजेक्शन लिखने के लिए नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, इसी वजह से ऊपर ट्रांजेक्शन में नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी ट्रांजेक्शन उन्होंने लिखे हुए हैं। तो फोर्थ का ट्रांजेक्शन क्या है, बॉट प्लांट फॉर कैश ₹8,000, आपने प्लांट परचेस, प्लांट कैश पे परचेस किया, 8,000 रुपए का प्लांट आपने परचेस किया, 8,000 रुपए का। आप सोचो, अब प्लांट परचेस किया तो प्लांट क्या है, एसेट्स है, प्लांट इज योर एसेट, तो ठीक है, एसेट इंक्रीज हुई 8,000 से, पर कैश भी तो पे किया, कैश पे किया ना 8,000, तो कैश गए, मतलब एसेट, प्लांट आया तो प्लांट इंक्रीज हुआ मतलब एसेट इंक्रीज हुई। अब कैश पे किया तो एसेट डिक्रीज भी तो हुई आपके पास से, पैसे चले भी गए ना। इसी वजह से उन्होंने क्या बोला है कि 8,000 रुपए से आपका प्लांट इंक्रीज हुआ, तो 8,000 रुपए से आपका प्लान, आपकी एसेट डिक्रीज भी हुई, इसी वजह से आपकी इंपैक्ट क्या हो गई, नलीफाई हो गई। एसेट इंक्रीज हुई, एसेट डिक्रीज हुई, क्यों, प्लांट इंक्रीज हुआ, कैश डिक्रीज भी तो हुआ, तो इसी वजह से एसेट इंक्रीज, एसेट डिक्रीज, तो आपकी इंपैक्ट नलीफाई हो गई, 22,000 22,000 ही रहेगा दोनों साइड के ऊपर, सिंपल, ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला परचेस गुड्स फॉर कैश 4,000, 4,000 रुपए का आपने गुड्स परचेस किया। नॉर्मली आप सोचो, गुड्स परचेस किया तो गुड्स आता है तो एसेट इंक्रीज होती है, हाँ जी भाई गुड्स आया तो एसेट इंक्रीज कर दो, ठीक है, इंक्रीज कर दो, एसेट को इंक्रीज कर दिया 4,000 रुपए से। कैश चला गया, कैश पेमेंट किया तो कैश गया, तो 4,000 रुपए मैंने डिक्रीज भी कर दिए, तो 4,000 रुपए प्लस 4,000 रुपए माइनस, तो क्या हो जाएगा, 22,000 रुपए आपका रिवाइज इक्वेशन हो जाएगा, देख लो, सिंपल एज दैट, नॉर्मल ही सोचना है, उससे ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं आपको, ओके। फिर उसके बाद आपको 12th पे आना है, क्या बोला है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्ट 4,000 प्रॉफिट 2,000, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीज, इंपॉर्टेंट है, हाँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पे देखो, पहले पहले देखो शांति से, उन्होंने क्या बोला, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 4,000 रुपए का गुड्स आपने कितने में बेचा, 2,000 रुपए के प्रॉफिट पे, मतलब 4,000 की चीज आपने 6,000 में बेची। थोड़ा ध्यान से सोचना, 6,000 में बेची, तो 6,000 में जैसे ही बेचेंगे तो कैश मिलेगा आपको, कैश में बेचा है तो कैश आपके पास 6,000 आएगा। ट्रांजेक्शन पूरा सोचो, मैंने 6,000 रुपए का गुड्स बेचा तो 6,000 रुपए कैश आएगा, कैश आया मतलब एसेट बढ़ गई, ठीक है, तो एसेट बढ़ गई तो एसेट में मैंने 6,000 रुपए
कैश बढ़ा दिया, ये 6,000 रुपये मैंने कैश बढ़ा दिया, देखो है 6,000 रुपये मैंने कैश बढ़ा दिया, ठीक है, एसेट बढ़ गई मेरे पास। अब मेरा गुड्स मेरे पास सेल किया ना, तो गुड्स जाएगा ना मेरे पास से, सेल किया तो मुझे गुड्स जाना पड़ेगा। तो गुड्स कितने का गया? गुड्स तो 4,000 रुपये का ही गया ना। गुड्स तो कितने का गया? 4,000 रुपये का ही गया। आप सोचो, मेरे पास 4,000 रुपये का गुड्स था जो मैंने 6,000 में बेचा, तो मेरी एसेट में से, स्टॉक में से कितने रुपए का गुड्स गया? 4,000 रुपये का ही गुड्स गया। तो मुझे जो एसेट मेरी डिक्रीज हुई, एसेट डिक्रीज कितने से हुई? 4,000 रुपये से डिक्रीज हुई, जो उन्होंने बताया हुआ है कि भाई 4,000 रुपये से डिक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई। एंड जब कभी भी प्रॉफिट, जो मैं बोलूं ध्यान से सुनना, प्रॉफिट हो, लॉस हो, इनकम हो या गेन हो, क्या बोल रहा हूं? प्रॉफिट, लॉस, इनकम, सॉरी, प्रॉफिट, लॉस, इनकम या गेन, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें कैपिटल को इंपैक्ट करती है। ओके, तो अब ये प्रॉफिट हुआ, उसकी वजह से क्या होता है? सीधा कैपिटल पे इंपैक्ट जाता है। प्रॉफिट हो गया, आप सोचो, प्रॉफिट हुआ तो आपका कैपिटल बढ़ जाएगा ना, कैपिटल ही बढ़ जाएगा ना, सिंपल एज दैट। तो ये प्रॉफिट आपका जो 2,000 का है वो कैपिटल इंक्रीज करता है। तो अब आप बोलोगे सर इक्वेशन कैसे हुआ? देखो ना, इक्वेशन हो गया ना, 6,000 प्लस 4,000 माइनस, तो यहाँ पे प्लस 2,000 हो गया, एसेट में प्लस 2,000 हुआ, और कैपिटल में प्लस 2,000 हुआ, तो अल्टीमेटली टोटल करके देखो, 22,000 में 2,000 प्लस, यहाँ पे 24,000 दिख रहा है, यहाँ पे 2,000 और यहाँ पे 22,000, हो गया 24,000। देख लो, है ना, इम्पैक्ट हमेशा सेम ही रहने वाला, इम्पैक्ट सेम। तो अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा है जो सेल हुआ, तो वो जो गुड्स है, गुड्स तो कॉस्ट भी जाएगा ना, लेकिन जो कैश मिला वो क्या हो जाएगा? का 6,000। अगर यहाँ पे क्रेडिट पे भी बेचा होता ना, जो मैं बता देता हूँ, अगर आपने ये गुड्स आपने क्रेडिट पे बेचा, ऐसा मान लेते हैं, तो क्रेडिट पे बेचा तो भी वो एसेट ही माना जाएगा ना, जो डेटर है, सामने वाले पर्सन के पास से आपको पैसे लेने हैं, तो सामने वाले पर्सन के पास से जैसे ही आपको पैसे लेने हैं वो बना आप गया, तो क्या हो जाएगा इन दैट सिनेरियो? पैसे जितने लेने बन रहे हैं वो आपकी एसेट हो जाएगी ना, तो वो 6,000 में प्लस ही करता है एसेट में, 4,000 माइनस ही करता है, और 2,000 में कैपिटल में ही लिखता है। ऐसा ही होने वाला था, ठीक है। 18th वाला देख लेते क्या है, पेड टू दास एंड कंपनी फॉर 1,000। अब देखो यहाँ पे 1,000 पेमेंट करने थे दास एंड कंपनी को, उन्होंने क्या बोला? दास एंड कंपनी को 1,000 रुपए पे कर दिए। अब ऐसे ही थोड़ी पे करते हो, नॉर्मली कोई लायबिलिटी होगी तो ही पे करोगे ना, ऐसे ही जिंदगी में ऐसे ही किसी को पे कर दोगे? कोई लायबिलिटी होगी तो ही मैं पे करूंगा, वरना पे नहीं करता कोई बंदा। तो 1,000 मैंने किसी को पे कर दी है, तो अब मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, है ना, लायबिलिटी डिक्रीज हुई और कैश गया, तो कैश भी डिक्रीज होगा, मतलब एसेट भी डिक्रीज हुई। इसी वजह से दोनों जगह पे मैंने माइनस कर दिया, है माइनस कर दिया दोनों जगह पे। जैसे ही माइनस कर दिया, तो दोनों जगह से माइनस करता हुआ ये 23,000 और ये 1,000 फिगर और 22,000, तो भी इक्वेट हो गया 23,000 से, सिंपल एज दैट। फिर उसके बाद, उन्होंने बोला है रिसीव्ड फ्रॉम बी बैनर्जी फॉर 300। अब उसके बाद 22 वाला ट्रांजेक्शन देखो, रिसीव्ड फ्रॉम बी बैनर्जी फॉर 2,200, सॉरी 300। अब बी बैनर्जी के पास 300 रुपए मिले, अब वो भी जो बी बैनर्जी है 300 रुपए आपको दे रहा है, ऐसे ही थोड़ी देगा, मुझे उसके पास से लेने होंगे, आपको उसके पास से पैसे लेने होंगे, तब जाके उसने दिया, तो मेरा डेटर कम हो जाएगा। मतलब अब क्या हुआ, पैसे मुझे मिले तो 300 रुपए, आप बोलोगे सर एसेट बढ़ गई, तो 300 रुपए प्लस कर दो, ठीक है भाई, 300 रुपए मैंने प्लस कर दिए, कोई इश्यू नहीं है, प्लस कर दिए मैंने। अब मेरा जो डेटर बनाया था मैंने उसको बोला था कि भाई तू मेरा डेटर है, जब तक तू मुझे पैसा नहीं देगा तब तक तू मेरे लिए डेटर रहेगा। अब वो बंदे ने पैसे दे दिए, तो क्या अब वो डेटर है? नहीं है ना, तो डेटर को मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेटर को मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा देख भाई अब तेरा नाम मेरी एसेट्स के लिस्ट में से चला जाएगा, क्योंकि मुझे तेरे पास से अब 300 रुपए लेने नहीं है, तो वो 300 रुपए में माइनस कर रहा हूं। इसी वजह से इम्पैक्ट क्या हो गई? सेम हो गई, देख लो, इम्पैक्ट सेम हो गई। पेड सैलरी फॉर 6,000, 6,000 रुपए की सैलरी पे की, एक्सपेंस आ गया, हाँ, तो सैलरी पे की तो कैश तो गया, सैलरी पे की कैश चला गया, तो कैश मतलब एसेट 6,000 रुपए से चली गई। अब मैंने अभी बोला एक्सपेंसेस हो गया, गेन हो गया, लॉस हो गया या इनकम हो गई, ये सारी चीज कहाँ पे इंपैक्ट करती है? कैपिटल पे। तो सैलरी पे की तो अल्टीमेटली आपका कैपिटल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, खर्चा पे करते हो ना तो आपका कैपिटल डिक्रीज होगा, दैट इज फेयर इनफ। ओके, तो 6,000 रुपए से आपकी एसेट डिक्रीज हुई, क्यों? क्योंकि कैश पे किया, और एक्सपेंडिचर हो उसकी वजह से आपकी कैपिटल डिक्रीज होती है, इसी वजह से मैंने माइनस कर दिया। तो अगेन आपका इक्वेशन सेम हो गया, 17,000, 1,000 और 16,000, देख लो।
फिर रिसीव्ड इंटरेस्ट फॉर 5,000, इनकम हुई, देख लो, इंटरेस्ट मिला, 5,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला, कैश आया, कैश आया मतलब एसेट इंक्रीज हो गई, 5,000 रुपए से एसेट इंक्रीज कर दो, सिंपल, कर दिया। अब इनकम हुई, तो मैंने बोला था इनकम लॉस कुछ भी हो कैपिटल पे इंपैक्ट करो, पैसे मिले ना तो इनकम कैपिटल इंक्रीज होगी, तो कैपिटल इंक्रीज हुई तो 5,000 रुपए मैंने बढ़ा दिए, सिंपल एज दैट। तो फिर 22, 1 एंड 21 ये आ गया। फिर उसके बाद पेड वेजेस फॉर 3,000, 3,000 रुपए का वेजेस पे किया, अगेन खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, तो पैसा तो गया, तो 3,000 रुपए मैंने माइनस कर दिए, और 3,000 रुपए मैंने कैपिटल भी लिख दिया, देख लो, है कि नहीं, कैपिटल भी माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली देख लो, सारे ट्रांजेक्शन के बाद भी हमारी इक्वेशन सेम ही रहती है, ऐसा है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि ना हो, ऐसा है ही नहीं कि पॉसिबल है ही नहीं कि ना हो। ओके, फिर आगे देख लेते हैं डबल एंटर सिस्टम। आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड दैट डबल एंटर सिस्टम क्या होता है, एक बारी आप रीड आउट कर सकते हो, एक बारी रीड आउट कर सकते हो फ्रॉम द बुक। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट जो भी होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो तो मत ही छोड़ना, नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th में अगर आपके कुछ डाउट्स रह गए होंगे तो वो वीडियो में मैं आपको सारे डाउट्स, कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं, उसके क्या रूल होते हैं, वो सारी चीज मैं बताने वाला हूँ, तो तब मैं वो चीज क्लियर करवाऊंगा। आई होप सो यू हैव लाइक्ड माई लेक्चर, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो कीप शेयरिंग दीज वीडियोस, लाइक करना तो बनता है, ठीक है। कीप सपोर्टिंग मी, कीप वॉचिंग दिस वीडियो। ये पूरा वीडियो सीरीज जो है वो फ्री लेक्चर मिल रहा है आपको पूरा बुक के साथ। थैंक यू सो मच।